भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाटक रेडियो पेश करता है श्री राजेंद्र त्यागी द्वारा लिखित ये दिलचस्प कहानी अधूरा सवाल जनतंत्र का। गणतंत्र एवं जनतंत्र भारत में तंत्र जन से है या जनतंत्र से? इस सवाल को श्री त्यागी जी ने अपनी कहानी में नई दिल्ली के राजपथ और जनपथ के चौराहे के माध्यम से बखूबी पेश किया है। कहानी के वाचक हैं विकास धुरका, प्रस्तुतकर्ता नाटक। सुनिए अधूरा सवाल जनतंत्र का। राजपथ व जनपथ में से कौन किसके ऊपर से गुजर रहा है? एक ना एक तो जरूर दूसरे की छाती पर पांव रख आगे बढ़ा होगा। रेखा गणित का सामान्य सिद्धांत यही है, जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हैं तो दूसरी रेखा पहली रेखा के ऊपर से गुजरती है। जरूर यही सिद्धांत यहां भी लागू रहा होगा। राजपथ जनपथ के चौराहे पर खड़ा मुन्नालाल रेखा गणित की इस पहेली को सुलझाने में मशगूल था। तभी जनतंत्र के दो पहरेदार आए और धकियाते धकियाते उसे जनपथ की तरफ ले गए। मुन्नालाल ने अपने आप को संभाला, कपड़े लत्ते झाड़े और कुत्ते की तरह अपने ही मसूड़ों से निकला खून चाटते हुए पहरेदार से पूछ बैठा, भैया मेरी गलती क्या थी? जवाब में पहरेदार ने मुन्नालाल के गाल पर एक तमाचा रशीद कर दिया। आंखों के आगे फिर अंधेरा छा गया। आंखें पूरी तरह खुली भी नहीं थीं कि कड़क आवाज उसके कानों में घुसी, अबे साले चुपचाप खड़ा रहे वरना बंद कर दूंगा। जनतंत्र के इन पहरेदारों के बीच मुन्नालाल अपने आप को असमंजस की स्थिति में पा रहा था। तभी लाल नीली हरी पीली गाड़ियों का एक काफिला राजपथ से गुजरा और जनतंत्र के पहरेदार अपनी अपनी राह हो लिए। तंत्र से जन को आजाद पाकर मुन्नालाल के जान में जान आई। तभी उसने आइसक्रीम बेचने वाले से पूछा, भैया इन गाड़ियों में कौन लोग सवार थे? आइसक्रीम वाले ने कहा, प्रधानमंत्री। आश्चर्य के साथ मुन्नालाल के मुंह से निकला, प्रधानमंत्री? वही अपना, हमारे गांव का ही तो है, एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़े थे, देखा नहीं होगा। मुन्नालाल ने जनतांत्रिक लज्जा की धूल झाड़ी और खिसियाते हुए बोला, बेचारे ये सिपाही भी क्या करें, इन्हें क्या पता प्रधानमंत्री अपना ही भाई है, पता होता तो ऐसा सलूक ना करते। मूर्ख था मुन्नालाल। जनतंत्र के अंक गणित को रेखा गणित के सिद्धांत से हल करने की कोशिश में जुटा था। मालूम नहीं था उसे कि जनतंत्र बिना लगाम के घोड़े के समान है, जिस पर कोई नियम कानून और गणित का ही क्यों, नीति शास्त्र का भी कोई सिद्धांत लागू नहीं होता। जनतंत्र की इस भूल भुलैया से बेखबर मुन्नालाल सोचता सोचता घर लौट आया। राजपथ जनपथ के ऊपर से गुजरता है या जनपथ राजपथ के ऊपर से? कुछ तो शरीर की पीड़ा और कुछ राजपथ बनाम जनपथ के प्रश्न की उलझन। रात भर सो नहीं पाया मुन्नालाल। सुबह हुई और फिर पहुंच गया वोट क्लब। सिफारिशी अभियंता की तरह चौराहे का बारीकी से निरीक्षण किया, फिर जा बैठा एक पेड़ की छांव में। वहां भी चैन से नहीं बैठ पाया। राजपथ बनाम जनपथ की पहेली उसके लिए सरदर्द जो बनी हुई थी। जमीन पर लकीरें खींचता मिटाता, फिर लकीर खींचता फिर मिटाता। इसी दौरान उसके दिमाग में एक बात घुसी, बाद में खींची गई रेखा पहले खींची गई रेखा को दबाती है, इसलिए बाद की ही रेखा पहली रेखा के ऊपर से गुजरती है। मुन्नालाल को लगा, लो समस्या हल हो गई। चेहरा काले गुलाब की तरह खिल उठा, मगर एक क्षण के बाद ही लिली के फूल के माफिक फिर लटक गया। सोचने लगा, मगर यह कैसे पता चले कि राजपथ की लकीर पहले खींची गई थी या जनपथ की? आसमान से गिरा खजूर पर लटक गया मुन्नालाल और फिर चिपक कर रह गया राजपथ बनाम जनपथ के पिघले तारकोल में। दिन ढल चुका था। राजपथ धीरे धीरे रोशन होने लगा। जनपथ पर आइसक्रीम व अन्य प्रकार के खोमचे वालों ने कब्जा जमा लिया। 1 2 3 जनतंत्र के पहरेदारों की चहलकदमी फिर शुरू हो गई। डंडा घुमाता एक दारोगा आया और नित्य नैमित्तिक कर्म की तरह एक एक कर रेहड़ी पटरी वालों को फटकारने लगा। हथेली गर्म हुई, झोली में आयुष्मान भव का आशीर्वाद डाल दूसरी रेहड़ी पर डंडा फटकारा। जिसने थोड़ी भी चूचपाट की उसे ही जनपथ से खदेड़ अशोक रोड पहुंचा दिया। जनतांत्रिक शुल्क वसूल कर दारोगा ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई
और हवलदार का दौर शुरू हो गया। अबे पिस्ते वाली 4 कुल्फी निकाल, पहरेदारी आवाज में हवलदार बोला। अभी तो ले गए थे बाबूजी। अब दूसरे रेहड़ी वाले से आइसक्रीम वाला मेमने की तरह मिमियाते हुए बोला। हवलदार ने हवलदारी दिखलाई। हरामजादे, रेहड़ी लगानी है या नहीं? साले को अशोक रोड पर भी खड़ा नहीं होने दूंगा। रेहड़ी वाले ने हिम्मत जुटाई। सरकार दारोगा जी को अभी तो 50 रुपए की एंट्री कराई है। बावले कुत्ते की तरह हवलदार चिल्लाया। अबे एंट्री कराई होगी बाप की डायरी में, बीट ऑफिसर तो मैं ही हूं। जबान लड़ाता है साले। और इसी के साथ हवलदार का लोकतांत्रिक दंड आइसक्रीम वाले की कमर पर पड़ा। पुलिस या मौलिक अधिकार के एक ही वार से रेहड़ी वाला बिलबिला उठा। सिपाहियों ने उसकी रेहड़ी धकेली और जनतंत्र के मार्ग में आड़े आई गंदगी साफ कर दी। मुन्ना लाल जनतंत्र की इस जनतांत्रिक प्रक्रिया को खड़ा खड़ा निहार रहा था। वक्त के मारे तभी हम भी वहां पहुंच गए। हम मुन्ना लाल से बोले, अरे दादा क्या हालत बना रखा है, सड़ी कमल ककड़ी सा। भाई लोगों ने खातिरदारी कर डाली क्या? कोई बात नहीं दादा, बिरादरी ही ऐसी है, मोहल्ले में अकेले ही रहना पसंद करते हैं। खैर बताओ हालत ऐसी क्यों बना रखी है? अल्पमत की सरकार में एक और सांसद की तरह हमें पाकर मुन्ना लाल के चेहरे पर संतोष की लकीरों ने आधिपत्य कायम किया। कपड़े झाड़े, बालों में उंगलियां चलाई और पीटे कुत्ते की तरह आवाज निकालते हुए बोला, कुछ नहीं भैया, जनतंत्र के कायदे कानून समझने की कोशिश कर रहा था। खैर छोड़ो ये बातें, मगर एक बात बताओ भैया, ये राजपथ के ऊपर से जनपद गुजर रहा है या जनपद के ऊपर से राजपथ? मुन्ना लाल का बेतुका सवाल सुन मैंड्रिक्स की गोली खाए आदमी की तरह हमारा सिर चकराया। हम बोले, तुम भी कोई ना कोई बेतुका सवाल लेकर बैठे ही रहते हो दादा। अरे कोई भी किसी के ऊपर से गुजर रहा हो, हमारी गुठा से थी, हमें क्या मतलब? आइसक्रीम खानी हो तो बताओ। चोट खाए नेवले की तरह घूरता मुन्ना लाल बोला, टालने की कोशिश ना करो भैया, जनतंत्र का बुनियादी सवाल है। भारत का पूरा संविधान ऐसे ही सवाल जवाब से अटका पड़ा है। संविधान समीक्षा के पीछे भी बुनियादी सवाल यही है कि राजपथ ऊपर से गुजर रहा है या जनपथ। सवाल हमें भी जनतंत्र की बुनियाद से जुड़ा जुड़ा सा लगा। हम बोले, सवाल वास्तव में बुनियादी भी है और कश्मीर समस्या की तरह जटिल भी। चलो सदी के दार्शनिक लाल भुजक्कड़ के पास चलते हैं। बस फिर क्या था, मुन्ना लाल उछल पड़ा। ठीक कहते हो भैया, लाल भुजक्कड़ ही हल कर पाएंगे इस बुनियादी सवाल को, वही सुलझा पाएंगे इस पहेली को। चलो चलते हैं। हमने कहा, दादा रात के 11 बजे हैं, शरीफ आदमी के घर जाना इस वक्त अच्छा नहीं है। फिर मेरे साथ बाल बच्चे हैं, कल सुबह सुबह चल देंगे। मुन्ना लाल बोले, जनतंत्र खतरे में है, सरकार भी बार बार चिल्ला रही है, जनतंत्र सुदृढ़ करना है, और तुम सवाल कल पर टाल रहे हो। नहीं, एक पल गंवाना भी अब ठीक नहीं है। वैसे भी दिल्ली में शरीफ आदमी रात के समय ही दूसरों के दरवाजे खटखटाते हैं। बाल बच्चों को 3 व्हीलर में बिठाकर घर रवाना करो और मेरे साथ घर चलो। दादा से जान छुटाना मुश्किल था। उनकी दरियादिली को कोसते हुए हमने अपना रेवड़ तिपहिए में बिठाया और घर की तरफ रवाना किया, और दोनों चल दिए लाल भुजक्कड़ के घर की तरफ। दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। दरवाजे पर टंगा टाटनुमा लत्ता उठाया और दोनों घुस गए अपने प्रिय दार्शनिक के घर। टूटी खटिया पर विश्राम की मुद्रा में लाल भुजक्कड़ भट्टे की चिमनी की तरह मुंह के रास्ते धुआं उगलने में मशगूल थे। हम दोनों भी पालने नुमा उनकी खाट पर पसर गए। मुन्ना लाल ने अपना मंतव्य लाल भुजक्कड़ के सामने रखा। मुन्ना लाल की बात सुन लाल भुजक्कड़ ने राम जी की तरफ मुंह उठाया और जबड़ों में फंसा धुआं उगला। फिर चिकनी चांद पर खुरदरा हाथ फेरते हुए दार्शनिक मुद्रा में बोले, बरखुरदार, सवाल बुनियादी भी है और गंभीर भी। इसे हल करना है तो मौके का निरीक्षण करना जरूरी है। मुन्ना लाल ने घड़ा सा सिर हिला अपनी सहमति जाहिर की। लाल भुजक्कड़ ने लुंगी लपेटी और विजय अभियान की मुद्रा में दोनों खफ्ती घर से राजपथ जनपद चौराहे की तरफ निकल पड़े। मुसीबत के मारे हम भी टांग घसीटते घसीटते उनके पीछे पीछे हो लिए। चौराहे पर पहुंच मुन्ना लाल ने लाल भुजक्कड़ को समझाया, दादा ये इंडिया गेट की तरफ से घुसा राजपथ और सरकार के बीच से गुजरता जा पहुंच गया राष्ट्रपति भवन।
इधर कनॉट प्लेस के हृदय से चला जनपथ और निकल गया अकबर रोड की तरफ। ये रहा चौराहा। लाल भुजक्कर ने सेमिनारी बुद्धिजीवी के लिहाज में कहा, एक बात तो है बरखुरदार, लंबाई तो जनपथ की ही ज्यादा दिखती है। मुन्ना लाल बोला, मगर इससे क्या होता है? सवाल तो यह है कि दबदबा किसका है। लाल भुजक्कर ने फिर हुकार भरी और निरीक्षण की मंशा से चौराहे के चक्कर काटने शुरू कर दिए। तभी बादलों के बीच बिजली सी गरजती एक आवाज आई, जहां हो वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। इसी के साथ जनतंत्र के पहरेदारों ने तीनों को चारों ओर से घेर लिया। एक ने पूछा, सालो रात के 1 बजे क्या कर रहे हो? दूसरे ने जुबान पवित्र करते हुए कहा, जनाब पूछना क्या, जरूर आतंकवादी होंगे, बम रखने की फिराक में हैं, बिठाओ जिप्सी में। धक्के मार मार कर तीनों को जनतंत्र की गाड़ी में बिठा दिया और इसी के साथ गाड़ी चल दी थाने की ओर। उजड़े उजड़े से 3 लोगों को जिप्सी में बैठा देख थाना सतर्क हो गया, मगर जनतंत्र का अलंबरदार सो रहा था। जगाया गया, मामला उसके कानों में उड़ेला गया। अलंबरदार ने ऊँगते ऊँगते कहा, हवालात में डाल दो सालों को, सुबह देखेंगे काहे नशा खराब करता है। तीनों बंद कर दिए गए। हम आने वाली मुसीबत के बारे में सोच सोच पगला रहे थे, मगर मुन्ना लाल और लाल भुजक्कर आमने सामने चौपर सी बिछाकर बतियाने बैठ गए। दरअसल वे दोनों जनतंत्र के पहरे में अपने आप को कुछ ज्यादा ही सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लाल भुजक्कर ने हवालात में कहीं से कोयले का एक टुकड़ा खोजा और फर्श पर लकीरें खींचना शुरू कर दिया। हम अपनी किस्मत पर रो रहे थे और वे दोनों जनतंत्र के सवाल को रेखा गणित के सिद्धांत से खोजने में जुटे थे। लाल भुजक्कर ने एक लकीर खींची और बोला, देखो मुन्ना लाल, ये रहा जनपथ। ऊपर से दूसरी लकीर उकेरते हुए बोला, ये हुआ तुम्हारा राजपथ। अब दोनों यहां आकर मिले, ये बन गया चौराहा। लाल भुजक्कर के हाथ रोकते हुए मुन्ना लाल बोला, सुनो दादा, इस तरह तो जनपथ का निर्माण पहले हुआ और राजपथ का बाद में। फिर तो हो गया सवाल हल, राजपथ ही जनपथ के ऊपर से गुजर रहा है। लाल भुजक्कर ने मुन्ना लाल को झिड़का, अबे चोंच बंद कर पिल्ले की औलाद, ये चौराहा कहां जाएगा? बड़ा आया सवाल का हल करने वाला। सवाल जनतंत्र का है। तेरे जैसे आम लोग इस माया जाल को समझ बैठे तो खिंचड़ लिया जनतंत्र का छकड़ा। लाल भुजक्कर ने बीड़ी सुलगाई और लंबे लंबे 4-5 कश खींचे, फिर खोपड़ी पर हाथ फेरा और चिल्लाया, ले निकल आया हल। मुन्ना लाल ने पूछा, कैसे दादा? लाल भुजक्कर बोला, अक्ल के अंधे, ये रहा जनपथ और ये रहा राजपथ। मुन्ना लाल ने हामी भरी। लाल भुजक्कर ने बात आगे बढ़ाई, देख यहां दोनों मिले और दोनों के बीच आ गया चौराहा। यहां खड़ा हो गया सिपाही, बस फिर क्या, निकल आया सवाल। मगर कैसे? मुन्ना लाल ने उत्सुकता के लहजे में कहा। लाल भुजक्कर बोला, देख कोई किसी के ऊपर से नहीं गुजर रहा है, दोनों ही अपनी अपनी राह चल रहे हैं, मगर ये चौराहा और उस पर खड़ा ये सिपाही देख रहा है ना तू, ये है हाइफन। समझ में आया कुछ? अबे नहीं समझा? अरे सीधी सी बात है, जनतंत्र की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, जन और तंत्र के बीच हाइफन आता जा रहा है। मरम्मत के नाम पर जैसे जैसे जनतंत्र की समीक्षा होगी, हाइफन का आकार बड़ा होता चला जाएगा। मुन्ना लाल के दिमाग में बात फिर भी नहीं घुसी। घुटनों के बल बैठता हुआ बोला, मगर दादा जन और तंत्र तो आज भी एक ही सिरे से बंधे हैं, तभी तो जनतंत्र बना। हाइफन मुझे तो कहीं दिखलाई नहीं दे रहा है। अब हमसे रहा नहीं गया। हमने कहा, भैया छोड़ो बेकार की बातें, जन और तंत्र के मध्य रहा हाइफन तो राजा महाराजाओं के समय से चिपका पड़ा है, मुगल काल में भी था और अंग्रेजी राज में भी। रही बात आजादी के बाद की, कुछ सरफिरों ने जनतंत्र के बीच लगा हाइफन हटाने की कोशिश की थी, मगर सफल नहीं हो पाए। हमने अपनी बात आगे बढ़ाई, भैया अभी शाम ही की तो बात है,
जब तुम पिटे थे तंत्र के हाथों। अब हम तीनों बंद हैं तंत्र की इसी आरामगाह में। फिर तुम ही बताओ, जन और तंत्र एक साथ कहां मिले? चचा लाल भुजक्कड़ ठीक कहते हैं, जन तंत्र के बीच हाइफन लगा हुआ है। हमारी बात सुन लाल भुजक्कड़ उछले। बरखुरदार ने समझ ली हमारी थियरी। मुन्ना लाल, नेता कहते हैं कि तंत्र जन के सेवार्थ हैं। मुझे आज की सेवा देख लग रहा है कि जन ही तंत्र की सेवा में मशगूल हैं। दोनों के प्रवचन ध्यान से सुन मुन्ना लाल बड़बड़ाया, मगर एक बात तो बताओ, ये हाइफन लगा क्यों? एक सवाल हल हुआ नहीं कि मुन्ना लाल के उर्वरा दिमाग में एक नया सवाल पैदा हो गया। इसी उधेड़-बुन में सुबह हो गई। जनतंत्र के अलंबरदार की आंखें खुली और उसी के साथ खुले हवालात के ताले। दारोगा ने फर्श पर लकीरें खींची देखी। पूछा, ये क्या तमाशा है, जुआ खेल रहे थे? मुन्ना लाल ने सवाल दोहराया। दारोगा हंस दिया और बोला, अरे हाकिम सिंह, किन पागलों को पकड़ लाया? बाहर करो सालों को। हाकिम ने दारोगा का हुक्म बजाते हुए तीनों की जामा तलाशी ली। हमारे हाथ से घड़ी खुलवाई। लाल भुजक्कड़ की जेब से बीड़ी का बंडल और मुन्ना लाल की जेब से निकला 5 रुपए का सरकारी नोट। तीनों का वजन हल्का कर सिपाही ने कमर पर एक एक जड़ी जनतंत्र की लाठी और बोला, सालो, फिर मत दिखलाई पड़ना आसपास भी। जनतंत्र में जन पहले आता है, तंत्र बाद में, इसलिए तंत्र ही जन के ऊपर सवारी कर रहा है। जनतंत्र के पहरेदार ने मुन्ना लाल के बुनियादी सवाल का जवाब कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही दृष्टिकोण से दे दिया, किंतु मुन्ना लाल अभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अब बुनियादी और अनुत्तरित सवाल हाइफन का है। आप हल कर सकें तो कृपया बताना, जनतंत्र के बीच ये हाइफन क्यों है? मुन्ना लाल आपके जवाब की प्रतीक्षा में है।